हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है गौरव और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज या फिर इसका एक और नाम भी होता है जिसका नाम है इनकम रेशियोज। किसी भी कंपनी का अगर आपको प्रॉफिट के बारे में नॉलेज चाहिए तो बेसिकली आप ये वाले रेशियोज को कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो अगर हमको पता लगाना है कि कंपनी कितना कमाती है तो आप कौन से रेशियो कैलकुलेट करोगे? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। बेसिकली यहाँ पे 5 तरह के रेशियोज होते हैं। पहला होता है जीपी रेशियो, दूसरा ऑपरेटिंग रेशियो, तीसरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, चौथा नेट प्रॉफिट रेशियो और लास्ट में आता है आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इनके बारे में अपन एक एक करके डिस्कस करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। पहला रेशियो कौन सा है बेटा? पहला है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। इसका फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100। मतलब जितना हमने बेचा है उसके अंदर हमारा जीपी कितना इंक्लूडेड है वो पता करने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100। इनटू 100 से समझ में आ जाना चाहिए कि इसका आंसर किस में आएगा? परसेंटेज में आएगा। अब सर ये ग्रॉस प्रॉफिट होता क्या है? तो ग्रॉस प्रॉफिट याद करो, मैंने 11th क्लास में ट्रेडिंग अकाउंट में देखा था। यहां पर ट्रेडिंग मैंने बना दिया ऑलरेडी। ट्रेडिंग में आपको ओपनिंग स्टॉक, परचेसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये ऑलरेडी इनके बारे में डीप में आप पढ़ चुके हैं। तो ट्रेडिंग में अपना जो बैलेंस आता था प्रॉफिट का वो आपका डेबिट साइड में आता था, जिसको अपन यहाँ पे लिखते थे टू ग्रॉस प्रॉफिट। याद होगा आपको, ठीक है। तो ग्रॉस प्रॉफिट बेसिकली होता क्या है कि जो अपन ने गुड्स को बेचा है, ठीक है, जो अपन ने गुड्स को बेचा है वो कितने प्रॉफिट पे बेचा है, वही प्रॉफिट मेरा कौन सा प्रॉफिट है? ग्रॉस प्रॉफिट। जैसे मैं 100 की चीज लेके आया, 100 का मैं गुड्स परचेज करके लेके आया, मैंने उसको 120 का बेच दिया, तो 20 रुपए मेरा क्या हो गया? ग्रॉस प्रॉफिट। कैसे निकला ये? अगर मैं सेल्स में से कॉस्ट को माइनस कर दूं तो मुझको क्या मिल जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। तो इसी से इसका फॉर्मूला क्या बन गया? सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जो गुड्स मैंने बेचा उसकी कॉस्ट कितनी है उसको अगर इसमें से माइनस कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमको? ग्रॉस प्रॉफिट। अच्छा, सेल्स तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, आपको मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन में ये अवेलेबल होगी, लेकिन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको निकालना पड़ेगा। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के एक फॉर्मूला होता है, मतलब जो चीज आपने बेची उसकी लागत कितनी है, ये बेसिकली अपन को निकालना है, ठीक है। तो देखो, सेल्स तो अपन ने ऑलरेडी ले लिया, यहाँ पर ये सेल्स अपन ने ऑलरेडी ले लिया है, तो सेल्स को मैं यहां से काट देता हूं, सेल्स को मैं यहां से काट देता हूं। अब मेरे पास कितनी चीजें बची? ओपनिंग स्टॉक, परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और क्लोजिंग स्टॉक। अगर मैं ओपनिंग स्टॉक, परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ऐड कर दूं और इसमें से क्लोजिंग स्टॉक को लेस कर दूं, मतलब बेसिकली मैं इन चीजों की बात कर रहा हूं, ये ठीक है, दिखा है आपको? तो मैं अगर इन सबको ऐड कर दूं, इसमें से क्लोजिंग स्टॉक को लेस कर दूं, तो मुझे मिल जाएगा मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या मिल जाएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वो गुड्स जो मैंने बेच दिया उसकी कॉस्ट। अच्छा, बेचा होगा तो ज्यादा पे बेचा होगा, तो सेल्स के अंदर प्रॉफिट भी होगा और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी होगा। तो अगर मैं सेल्स में से सीओजीएस माइनस कर दूं, सीओजीएस कैसे निकला मेरा? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस लेस क्लोजिंग स्टॉक। बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं वीडियो में ताकि आपको यहीं के यहीं याद हो जाए। ओके, तो सेल्स में से अगर अपन सीओजीएस माइनस कर देंगे तो ऑब्वियस सी बात है बैलेंस क्या निकलेगा हमारा? ग्रॉस प्रॉफिट। क्या निकल जाएगा बेटा? हमारा ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का तरीका क्या हो जाएगा कि सेल्स में से हम सीओजीएस को माइनस कर देंगे तो हमको हमारा क्या मिल जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। एक तरीका और भी होता है, ठीक है, पर आई थिंक वो आप क्वेश्चंस करोगे या क्वेश्चंस की वीडियो बनेगी आगे, तो उसमें मैं उसके बारे में ज्यादा डिस्कस करूंगा, पर कॉन्सेप्चुअली अभी यही तरीका ज्यादा बेस्ट है, ठीक है। चलिए, इसका आंसर किसमें आएगा? परसेंटेज में आएगा। इसमें जितने भी आंसर आएंगे सारे रेशियोज के किसमें आएंगे? परसेंटेज फॉर्म में ही आएंगे। ओके, तो ये वाला रेशियो परसेंटेज फॉर्म में अपन एक्सप्रेस करते हैं। दूसरा रेशियो कौन सा है? दूसरा है ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो मतलब आपके कामकाज वाली एक्टिविटी से आपको कितना ऑपरेटिंग खर्चा होता है, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे जो गुड्स बेचा उसकी कॉस्ट और कोई ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस उसको ऐड कर दिया, अगर कोई ऑपरेटिंग इनकम हुई है तो उसको अपन ने यहां से लेस कर दिया। तो ये जो टोटल आपका खर्चा है, ठीक है, इसको आप किससे कंपेयर कर रहे हो? सेल से कंपेयर कर रहे हो। मतलब सपोज करो सेल 100 है और आपका जो टोटल खर्चा है वो कितना है? 80 है, तो ऑब्वियस सी बात है कितना परसेंट आएगा? 80%। मतलब आपका खर्चा कितना होता है? ऑपरेटिंग खर्चा कितना होता है? 80%। तो यहां पर आपको आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट के बारे में पता पड़ जाता है इस रेशो में, ठीक है। सर ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस निकालते कैसे हैं? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो बेसिक आपके एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस हैं। एम्प्लॉय बेनिफिट मतलब जो भी आपने एम्प्लॉय को पे किया, जैसे कि सैलरी पे करी,
वेजेस पे करे या फिर ग्रेचुइटी, कंपेंसेशन, जो भी पे किया, किसको पे किया, एम्प्लॉय को पे किया, तो वो किसमें आएगा आपका एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में। उसके बाद ऑफिस के खर्चे, एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, अगर गुड्स को बेचा है उससे रिलेटेड खर्चे, मार्केटिंग के खर्चे, है ना। इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म लोन, ऑपरेटिंग में कौन सा आएगा, शॉर्ट टर्म लोन। शॉर्ट टर्म के लिए अगर हमने कोई लोन लिया था उसके ऊपर अपन इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, लोन टाइप के लिए, बिजनेस के लिए, ठीक है। तो कंपनी ने अगर लोन लिया था शॉर्ट टर्म में और उस पर क्या पे कर रही है, इंटरेस्ट पे कर रही है, तो वो इसमें आएगा। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म है तो इसमें नहीं आएगा, ध्यान रखना। लॉन्ग टर्म लोन जो होता है वो किसी बड़े काम के लिए होता है, मेनली कैपिटल एक्सपेंडिचर्स वगैरह के लिए होता है, तो उसको अपन बिजनेस चलाने के लिए नहीं बोल सकते, ओके। तो वर्किंग कैपिटल के जो भी लोन्स होते हैं बेसिकली इसमें आ जाते हैं उसके इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में नहीं आएगा। उसके बाद जो भी हमने डिस्काउंट दिए अपने सप्लायर्स को, या फिर कोई बैड डेब्ट्स हो गई, ठीक है, या फिर डेप्रिसिएशन चार्ज लगा रहे हैं, देखो जो भी बिजनेस के खर्चे हैं ना सारे के सारे किसमें आएंगे, ऑपरेटिंग में। और जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, जो नॉर्मल एक्टिविटी नहीं है हमारी, जो नॉर्मली नहीं करते हैं, तो वो आपके नॉन ऑपरेटिंग में आ जाएंगे। अब नॉन ऑपरेटिंग में कौन से, जैसे कि लॉस हो गया, लॉस बाय फायर, या फिर थेफ्ट हो गई, रोज होता है क्या, नहीं होता ना, तो वो आपका ऑपरेटिंग में नहीं आएगा, है ना। लॉन्ग टर्म लोन, क्या लॉन्ग टर्म लोन रोज रोज लेते हो, उस पर इंटरेस्ट रोज पे करते हो, नहीं, तो वो भी आपका इसमें नहीं आएगा। उसके बाद इनकम टैक्स, इनकम टैक्स पर्सनल इनकम टैक्स होता है, ठीक है, वो पर्सनली पे किया जाता है, तो वो बिजनेस के इसमें नहीं आता है, तो वो उसमें आप इंक्लूड नहीं करना। इसके बाद चैरिटी करिए, डोनेशन करिए, क्या रोज चैरिटी डोनेशन करते हो, नहीं करते हो, तो चैरिटी डोनेशन भी आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नहीं आता है, तो वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में भी नहीं आएगा। तो बेसिकली ये चार चीजें हैं जो इसके अंदर नहीं आती। फिर ऑपरेटिंग इनकम में कौन सी इनकम आती है, कमीशन मिला बिजनेस के लिए, या फिर आपको डिस्काउंट मिला है, तो ये सब किसमें आ जाएगा, आपका ऑपरेटिंग इनकम में, ठीक है। इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, किसी को हमने लोन दिया था लंबे समय के लिए, उससे इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, हमारा काम है क्या इंटरेस्ट कमाना, नहीं, तो वो नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, वो इसमें नहीं आएगा। तो ध्यान रखना, जो बिजनेस की इनकम है, बिजनेस की ऑपरेटिंग इनकम है, वो यहाँ पर आ जाएगी। बिजनेस के खर्चे हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे, जो नॉर्मल एक्टिविटी, नॉर्मल डेली बिजनेस की एक्टिविटीज में किए जाते हैं वही यहाँ पर इंक्लूड होंगे, ओके। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालते हैं, ऑलरेडी बता दिया, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस लेस क्लोजिंग स्टॉक। सर डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या आते हैं, वो खर्चे जो परचेज और प्रोडक्शन से रिलेटेड हो, जैसे कि फ्रेट इनवर्ड, है ना, उसके बाद कैरेज इनवर्ड्स, फैक्ट्री के खर्चे, फैक्ट्री की लाइटिंग, फैक्ट्री की रेंट, तो वो सब किसमें आते हैं, आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस में, ठीक है। तो इसको किससे कंपेयर कर रहे हो आप, सेल से, इंटू 100 कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपका ऑपरेटिंग रेशियो। बेसिकली ये ऑपरेटिंग कॉस्ट है आपकी, ओके। चलिए इसके बाद जो अगला रेशियो आता है वो होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। कौन सा रेशियो होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। तो यहां पर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट को सेल्स से कंपेयर करते हैं कि हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है एज कंपेयर टू अवर सेल्स। अगर 100 रुपए की सेल्स है तो 20 रुपए का प्रॉफिट है, मतलब 20% है, ठीक है। 100 रुपए की सेल्स है, 30 का प्रॉफिट है, 30% है, ठीक है। अब ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालते कैसे हैं सर, तो बेटा जीपी निकालना तो ऑलरेडी आपने सीख लिया कि जीपी कैसे निकालते हैं। तो जीपी में से आप ऑपरेटिंग खर्चे लेस कर दो, ऑपरेटिंग इनकम को ऐड कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है। या फिर अगर क्वेश्चन में आपको जीपी नहीं दे रखा हुआ, एनपी दे रखा हुआ है, एनपी मतलब जिसके अंदर सारी की सारी इनकम ऑलरेडी इंक्लूडेड है, सारे के सारे खर्चे ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो उसमें से आप क्या कर दो, ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो लेस हो गए थे उसको वापस से ऐड बैक कर दो, और जो ऑपरेटिंग इनकम रिड्यूस हो गई थी उसको लेस कर दो, सॉरी ऑपरेटिंग इनकम एड अप हो गई थी उसको रिड्यूस कर दो, और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो कम हो गए थे उसको वापस से ऐड बैक कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट। बेसिकली यहाँ पे अपन उल्टे जा रहे हैं, रिवर्स जा रहे हैं, और यहाँ पर अपन सीधे जा रहे हैं। तो जीपी दे रखा हो तो ये वाला फॉर्मूला लगाना, एनपी दे रखा हो तो ये वाला फॉर्मूला लगाना, इससे क्या मिल जाएगा आपको, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन सेल्स ये फॉर्मूले में लगा दोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ठीक है। इन दोनों रेशियोज के बीच में लिंक है, ये कॉस्ट है तो ये प्रॉफिट है। दैट मीन्स अगर 80 रुपए का अपना कॉस्ट है तो 100 में से 20 रुपए का क्या निकलेगा, हमारा प्रॉफिट। देखो ये परसेंटेज में है ना, तो बात 100% की उसमें ही होगी, 100 के टर्म में ही होगी, तो 100 में से अगर ये 80 है तो ये कितना होगा, 20। 100 में से अगर ये 70 है तो ये कितना होगा, 30। बात समझ में आ रही, मतलब इनके बीच में क्या है, लिंक है। तो ध्यान रखना, जितना भी इसका आंसर आएगा, जितना भी इसका आंसर आएगा, ठीक है, उसको आप 100 में से माइनस कर देना तो आपको इसका आंसर भी मिल जाएगा, ठीक है। इसका जितना आंसर आएगा उसको आप 100 में से माइनस कर देना तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो इन दोनों के बीच में क्या है, लिंक है। अगर एग्जाम में आपको ये दे रखा हुआ है तो ये कैसे निकाल लोगे, सपोज फॉर एग्जाम में आपको ये 70% दे रखा हुआ है, ठीक है, तो आपको ये निकालने के लिए बोला गया है।
तो ये कैसे निकालोगे आप सिंपल क्या करना, 100 में 70 माइनस करना, तो कितना आ गया ये 30%। मतलब अगर कॉस्ट 70 है तो 30 क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। समझ में आ गई बात? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अगला जो रेशो है वो आपका है नेट प्रॉफिट रेशो। नेट प्रॉफिट कौन सा वाला, आफ्टर टैक्स वाला, जिसमें से हमने टैक्स ऑलरेडी रिड्यूस कर दिया, मतलब अल्टीमेट प्रॉफिट जो सबसे आखिरी बचा है आपके पास। ओके, तो नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100, सिंपल सा फॉर्मूला है इसका, इसमें कुछ ज्यादा बताने लायक है नहीं। नेट प्रॉफिट आपको इजीली फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मिल जाता है, स्टेटमेंट ऑफ P&L से, जो सबसे आखिरी में दे रखा होगा वो ये क्या होगा, आपका नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ही होगा। ठीक है, इसको सेल से डिवाइड करना, इनटू 100 करना, तो क्या मिल जाएगा आपको, नेट प्रॉफिट रेशो। आंसर किसमें आएगा, परसेंटेज फॉर्म में। लास्ट जो है आपका वो है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। जितना मैंने पैसा लगाया उस पे कितना रिटर्न मिल रहा, वो क्या बताएगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशो। ठीक है, इसमें मतलब मैंने जितनी कैपिटल लगाई, कैपिटल एम्प्लॉयड करी, तो कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब जितना इक्विटी का पैसा है और जितना डेट का पैसा है। सीधी सी बात ये है, शेयर फंड्स प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। शेयर फंड में क्या क्या आता है, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस और मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स, ये तीन चीजें आ जाएंगी। अच्छा, नॉन करंट लायबिलिटी में क्या आएगी, आपकी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, जैसे कि डिवेंचर्स हो गया, बॉन्ड्स हो गया, वो सब किसमें आ जाएगा, मतलब जितनी आपने पैसे लगाए हैं बिजनेस में, किसने, इक्विटी और डेट ने मिलके, तो वो क्या आ जाएगा आपका कैपिटल एम्प्लॉयड में। ये कौन सा अप्रोच है, लायबिलिटी साइड अप्रोच से कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना। लेकिन अगर आपको असेट अप्रोच से निकालना है तो आप क्या कर दोगे, नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल के थ्रू भी आप क्या निकाल सकते हो, कैपिटल एम्प्लॉयड। और एक तरीका और भी है, टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी कर दो तो भी आपको क्या मिल जाएगी, कैपिटल एम्प्लॉयड। बेसिकली बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में आपको वो कैपिटल निकालनी है कि कितना पैसा डेट और इक्विटी ने मिलके एक कंपनी में लगाया है, तो वो कैपिटल एम्प्लॉयड होगी। अब इस कैपिटल को लगाने के बाद कितना कमाया, तो वो क्या होगा, प्रॉफिट। कौन सा वाला प्रॉफिट, बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स और डिविडेंड। मतलब अभी तक इसमें से आपने इंटरेस्ट लेस नहीं किया हो, टैक्स लेस नहीं किया हो और डिविडेंड लेस नहीं किया हो। अगर आपने कर दिया हो तो वापस इसको क्या कर देना, एड बैक कर देना। कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा होता है, तो उसमें टैक्स को वापस से एड बैक करना पड़ेगा। या फिर आफ्टर इंटरेस्ट है, आफ्टर डिविडेंड है, तो अगर ये सब आफ्टर वाला दे रखा हुआ है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको बिफोर पे लेके आना पड़ेगा। बिफोर पे लेके आने के लिए आप वापस से इन तीनों को क्या कर दोगे, एड बैक कर दोगे। तो क्या मिल जाएगा आपको, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड। इसको इससे डिवाइड करोगे, इंटू 100 करोगे, तो आपको क्या मिल जाएगा कि कितना परसेंटेज रिटर्न है। सपोज करो 10 लाख रुपए लगाए, ठीक है, कैपिटल 10 लाख है और उस पर प्रॉफिट कितना कमाया, 1 लाख, तो 1 लाख अपॉन 10 लाख इंटू 100 दैट इज इक्वल टू 10%। मतलब जितनी कैपिटल हम लगाते हैं उस पर हमको रिटर्न कितना मिलता है, 10%। ठीक है, एक अपन ने पार्टनरशिप में भी टॉपिक पढ़ा था, याद हो, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न वो कुछ और नहीं, यही है, इसका एक नाम और भी है, रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, तो ये कौन सा रेशो हो गया आपका, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आई होप आपको पांचों रेशो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, और पांचों के आंसर किस में आएंगे, परसेंटेज फॉर्म में। कौन से रेशोज थे ये, प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज, जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में हमें बताते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय।